तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हम हैं कुछ खास। क्यों मैं सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहूं? क्यों कहलाऊं मैं अबला? जब मेरे अंदर असीमित बल है तो क्यों ना मैं अपने सपनों को करूं साकार। माना कि मुश्किलें बहुत आएंगी जिंदगी में, लेकिन मन में पूरा विश्वास है कि मुझे मिलेंगी हर वो खुशियां जिनकी मैं हकदार हूँ, जिनकी मैं हकदार हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम स्वागत कर लेते हैं स्मिता गुप्ता जी। तो मैम, आपका हम स्वागत करते हैं आज इस कार्यक्रम में। और साथ ही स्मिता गुप्ता जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त करी हैं। आप प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, सेट डिजाइनर हैं, साथ ही आप ऑथर भी हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आपने अपने जीवन में प्राप्त करी हैं। और साथ ही साथ मैम, इतनी सारी उपलब्धियां आपने अपने जीवन में प्राप्त करी हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे आपके जीवन के बारे में। आप अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए और किस तरह से आप इन उपलब्धियों को आपने प्राप्त किया, उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। मेरा जन्म कलकत्ता में एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, मेरी माताजी गृहिणी हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं जो बैंक में हैं। बचपन बहुत ही प्यार में बीता है और मैं बचपन से ही क्रिएटिव थी, क्योंकि छोटी थी, प्रोटेक्टिव रही हूँ। तो मेरा जो भी एक्सप्रेस करने का तरीका रहा है वो सिर्फ कलम, कागज, आर्ट, ड्राइंग, पेंसिल, इन सब से ही रहा है। और बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट को फिर मैं धीरे धीरे अपने प्रोफेशनल जर्नी में आगे लेकर गई। मैम, आपने अपने जीवन के बारे में इतनी सारी बात बताई कि आपको कला में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके साथ ही साथ आप आर्ट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी। तो अपनी उपलब्धियों के बारे में आप कुछ बताइए, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कुछ इंस्पिरेशन तो जिंदगी के हालात बना देते हैं। मैं 16 साल की थी जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो मैं 16 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, तो और तो कुछ आता नहीं था उस कम उम्र में। तो मैं क्रिएटिविटी को ही प्रोफेशन बनाई। मैं इंटीरियर, फैशन सबकी पढ़ाई की। और जब मैं छुट्टियों में मुंबई गई थी एक बार, तो मैं शूटिंग में जा पहुंची। और शूटिंग में उन दिनों स्वाभिमान करके एक सीरियल होता था महेश भट्ट जी का। तो उसमें जब मैंने सेट्स देखा तो वो इंटीरियर का जो टेस्ट था वो बिल्कुल जैसे मैं डिजाइन करती थी वैसा था। तो मैंने वहां पे पूछा जो वहां पे काम करते थे कि ये बनाने में कितना समय लगता है। तो उन्होंने बोला कि 15 दिन में हो जाते। तो मैं बड़ी खुश हुई, हैरान हुई कि मुझे जो इंटीरियर बनाने में 3 से 6 महीने लगते हैं, यहाँ पे बिल्कुल 15 दिन में हो जाता है। तो मतलब 6 महीने में मैं 12 डिजाइन बना सकती हूँ। तो और क्रिएटिविटी जो उस कम वक्त में कर सकते हैं वो मुझे आकर्षित किया। और मैंने ये ठाना कि मैं मुंबई सेट डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्शन के लिए आऊंगी। मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से आपको ये इंस्पिरेशन मिली और किस तरीके से आपने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो मैम, कोलकाता से लेकर के मुंबई तक की जो जर्नी है वो कैसी रही आपके जीवन में? तो मैं एक प्रोजेक्ट की थी इंटीरियर का, उसी का पैसा लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ ऐसा रखा हुआ था नहीं। तो हमें खुद ही कमा के जो भी हमने कमाया वो लेकर हम मुंबई आए थे। और वहाँ पे 6 महीना बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि कोई भी उन दिनों लड़कियों को आर्ट डायरेक्शन में नहीं रखते थे। बोलते थे कि आर्ट डायरेक्शन लड़कियों का प्रोफेशन नहीं है। तो मैं जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिनको भी अप्रोच करती थी, आर्ट डायरेक्टर, सब ना बोल देते थे। लेकिन मैं भी अंदर ठान के आई थी कि कुछ करना है इस फील्ड में। तो मैं जिद बना के मैं रोज ऑफिस पहुंच जाती थी, मुझे जिनको ज्वाइन करना था। फिर वो तंग आके बोले कि काम करो, यहाँ लड़कियों के लिए आर्ट डायरेक्शन सेफ नहीं होता है, जंगल में शूटिंग होता है, बेटर है कि टीवी से शुरुआत करो, छोटी क्रू रहती है, सेफ्टी रहेगी। अगर रात में शिफ्ट उतनी नहीं होती है, सुबह की शिफ्टें होती हैं, तो आप वो बेटर रहेगा। तो मैंने उसको सोचा कि सही है। मैंने टीवी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे फिल्में, 20 से ऊपर फिल्में की हूँ और 30 से ज़्यादा टीवी शोज किया है। भारत में परमानेंट सेट का जो चलन है, सेट डिज़ाइनर का जो कंसेप्ट है, वो मेरे द्वारा ही लाया गया है। जब आप कोलकाता से मुंबई आई, उस वक्त आप फैमिली के साथ नहीं थी, तो एक अकेलापन भी लगता होगा। तो उस समय आप कैसा फील करती होंगी कि हाँ, एक सपोर्ट, एक सहारा, एक मजबूत जो हम होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में होगा?
जी, शुरू शुरू में थोड़ा खलता था, माँ की कमी लगती थी। और होता क्या है, हमें बचपन से कहानियां सुनाई जाती कि एक दिन एक राजा आएगा, एक उस तरह की कहानियां। मुझे लगता है ये कहानियां बंद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे जीवन में कोई बाहर से नहीं आते। हेल्प करने वाले बहुत से हाथ आएंगे आपको, लेकिन आपको जीवन में अगर कुछ उपलब्ध करना है तो उसका प्रयास आपको स्वयं ही करना पड़ता है, स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं वो जो समय है उसको क्रिएटिविटी में डालती थी, बेकार की सोचों में नहीं डालती थी, और क्रिएटिव ही काम करती रही हूँ, चाहे वो बुक्स लिखने हुए या क्रिएटिव आर्ट डायरेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो समय मैंने क्रिएटिविटी को पूरी तरह से सौंपा। जब हम आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्शन डिजाइनर थी, आर्ट डिजाइनर और साथ ही साथ सेट डिजाइनर, ऑथर रही हैं। तो अपनी उपलब्धियों के बारे में आप कुछ बताइए, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जी, मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। कोविड में जब हमारे पास काम नहीं था, पूरी दुनिया बैठी हुई थी, तो बहुत सी चीजें हैं जो करना चाहती हूँ मैं जीवन में, एक बच्चों के क्षेत्र में, एक सीनियर सिटीजन के क्षेत्र में। तो मैंने सोचा ये समय है कि उस चीज को ध्यान दिया जाए। तो मैं बच्चों 7 years to 12 years एज ग्रुप में, जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, जब धारणाएं बनती हैं, मैंने सोचा कि ऐसे पुस्तकें लिखूं कि जो उनके जीवन में काम आए। तो मैंने अभी जो मेरी तीसरी पुस्तक है वो फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स के लिए है। माता पिता को बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को पैसों का मोल सिखाने के लिए, तो मेरे बुक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया है। तो ये पुस्तक हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। बाकी मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग पे भी, रेंटल्स पे भी बुक लिखे हैं कि कैसे अपना घर का चयन करना है, कैसे सजाना है, वो पुस्तक भी है। एक गांधी 150 पे बच्चों के लिए लिखा है, वो भी है। तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बच्चों के लिए इतनी सारी स्टोरीज लिखी हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, तो किस तरह से अपने घर को सजाएं, तो इतनी सारी चीजें आपने अपने जीवन में की, इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। मैम, एक आपसे और बात करना चाहूंगी कि सीनियर सिटीजन हीलर, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैंने अपने माता का जीवन सिंगल देखा है और बहुत तपस्या करते देखा है मेरे पिताजी के जाने के बाद। और मैं ये समझती हूँ जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो जो जीवन संध्या होती है उनकी खुशहाली से भरी होनी चाहिए। इस सेक्शन में भी मैं कुछ करना चाहती थी, इस सेक्टर में। तो कोविड के समय में जब सारे सीनियर सिटीजन घर पे थे, तो मैंने सोचा इनके लिए, इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स क्रिएट किया जाए, वेलबींग वर्कशॉप, जिसमें उनकी जितनी भी समस्या है, चाहे वो अकेलापन हो, जनरेशन गैप हो, पैसों के लेके तंगी हो, वो हर चीज मैंने कवर किया है, मेडिटेशन क्रिएट किया है। और ये कोर्स उनके बहुत काम आया है और उनको बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है उनके लिए। हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा गीत जो आपके मन में आ रहा हो, गुनगुना सकती हैं तो आप गाइए हमारे दर्शकों के लिए। जी, उन दौरान मेरे जो साथी बोलिए, समुंदर किनारे मैं बैठ जाती थी और समुंदर किनारे घंटों बैठकर पानी को देखते हुए ये गीत गुनगुनाती थी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। फिलहाल तो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पर आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अपनी सभी महिलाओं से हम कहना चाहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। जिंदगी बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर इसको हंसकर, गुनगुनाकर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा हम हैं कुछ खास में कि किस तरीके से अगर आप में लगन है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। बस आपको सच्चे दिल से मेहनत करनी है।